हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 7th हिंदी का सेकंड चैप्टर दादी माँ। बच्चों, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये लेखक लिखते हैं अपने और अपनी दादी माँ के रिश्तों के बीच में, संबंधों के बीच में। वो दरअसल ये चैप्टर अपनी दादी माँ के संस्मरण में लिखते हैं। संस्मरण यानी कि उनकी मेमोरी में, उनकी याद में वो ये चैप्टर लिखते हैं। ये चैप्टर ये बताता है कि दादा दादी का क्या महत्व होता है लोगों के जीवन में, या उससे भी ज्यादा बच्चों ये चैप्टर इस बारे में है कि लेखक की दादी माँ कैसी थी, कि कैसे लेखक के बहुत अच्छे रिश्ते थे अपनी दादी माँ के साथ। लेकिन समय के चक्र को हमेशा कुछ ना कुछ और मंजूर होता है कि जो इस धरती पे आया है उसके पास चॉइस नहीं है बच्चों, चुनने का विकल्प नहीं है, उसे जाना ही होगा। ये चैप्टर कहीं ना कहीं सीबीएसई इसीलिए भी आपके कोर्स में डाल के गई है ताकि वो चाहते हैं कि आप समय की कीमत को समझें। चलिए बच्चों, बिना देर किए फटाफट इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे चरित्र के बारे में है, एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में। किसके कैरेक्टर या चरित्र की बात हो रही है? दादी माँ के, जो निर्मल है। ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो सफेद या श्वेत रंग की किनारेहीन धोती पहनती हैं, है ना। एक उत्तम चरित्र का चित्रण किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप इस चीज को अपने माइंड में रखिए जब हम इस चैप्टर को पढ़े, कि एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ की शुरुआत लेखक से होती है। लेखक अक्सर अपनी दादी माँ के बारे में सोचकर दुखी हो जाते थे। वो उनसे प्रेम करते थे। वो कभी ये कह नहीं पाए अपने दादी माँ के पास जाकर के कि मैं सच में आपसे कितना प्यार करता हूँ या मैं सच में आपको कितना पसंद करता हूँ। लेकिन उन्हें उनकी याद आज भी आती है, और अब जब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं तो लेखक चाह करके भी उनके पास जाकर के ये बात नहीं कह सकते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। पाठ की शुरुआत यही होती है कि लेखक अपने दादी माँ के बारे में ही सोच रहे होते हैं, ठीक है। वे अक्सर उनके बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं, है ना। उनका मन अनमना सा हो जाता है। ये एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में यूज किया गया है। अनमना सा हो जाता है यानी कि उनका मूड एक तरह से खराब हो जाता है, या फिर उनका मूड जो है वो ठीक नहीं रहता। मन अनमना, अनमना का अर्थ है अन यानी कि कोई भी नेगेटिव चीज, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना, आमंत्रित अनामंत्रित, यानी कि इनवाइटेड नॉट इनवाइटेड, है ना। तो अनमना होने का मतलब होता है कि यूजुअली जैसे मन बिहेव करता है उससे अलग तरीके से, है ना। कि ऐसे तो आपका मन एक तरीके से या कई तरीके से रहता है, पर एकदम से जब आपका मन अलग ही कोई बिहेवियर करने लगे, एक अलग ही तरह से हाव भाव उसके हो जाए, तो उसको अनमना होना कहते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए, अनमना होना यानी कि उनका मन बेचैन सा हो जाता था जब भी वो अपनी दादी माँ के बारे में सोचते थे, ठीक है। उनके मित्र जो थे लेखक के, वो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ उनसे कहते रहते थे, क्योंकि वो उनके दोस्त है। वो नहीं चाहते कि मेरा दोस्त हमेशा जो है दुखी रहे। पर लेखक कहीं ना कहीं दुखी या बेचैन से हो जाते थे, क्योंकि उनकी दादी माँ अब नहीं रही और वो अब उनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। तो पाठ में ये भी मेंशन किया गया है कि उनके दोस्त जो है वो उनको आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि छुट्टियों में तो सब बच्चे मजे करते हैं, है ना। और कुछ ना कुछ तो होता है बच्चों के पास छुट्टियों में करने के लिए। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे हमको अपने घर जाने के लिए मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। लेकिन लेखक जो है वो हाँ हाँ उनके सामने तो हामी भर देते हैं, पर अंदर से वो आज भी मायूस है, थोड़े से दुखी है। और लेखक के मित्र लेखक के सामने तो उनको खुश करने के लिए जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, पर लेखक के पीठ पीछे उन्हीं के ऊपर हंसते हैं। और लेखक ये बात जानते हैं, तभी तो लिख रहे हैं ना। लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी, है ना। महादेव के प्रसाद जैसा आप याद रख सकते हैं, शिव प्रसाद जी, ठीक है। एनीवेज, तो पॉइंट यहाँ पे यह है बच्चों की लेखक जानते हैं कि उनके दोस्त उनके सामने उनको सांत्वना या उनको मतलब उनका मूड सही करने की कोशिश करते हैं, पर पीठ पीछे वो हंसते हैं। कि किस लिए हंसते हैं? कि ये कैसा बंदा
है ना, जो छोटी सी छोटी बात पे भी सरलता से घबरा जाता है, ये भी पाठ में मेंशन किया गया है। सरलता से यानी कि बहुत आसानी से, बहुत इजीली घबरा जाता है, ठीक है। लेकिन लेखक अक्सर क्यों एक्चुअली घबराते हैं, ये आपको पता चलेगा, क्योंकि वो यादें इतनी मजबूत है उनकी दादी माँ की कि वो उनको बेचैन करके ही छोड़ देती है। फिर पाठ आपको लेखक के गांव की ओर लेके जाता है। देखो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप वाकई इसका चित्रण करें। मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखाता हूं, ठीक है। ये लेखक और उनके दादी माँ के संबंधों के बीच में कहानी है, जैसा मैंने कहा। अब गांव का चित्रण करते हैं, ठीक है। अब लेखक जो है वो अपने गांव के बारे में हम लोगों को बताते हैं। अब वो गांव की किन किन चीजों की व्याख्या करते हैं, या अपने गांव को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, या उसका विवरण कैसे देते हैं, ठीक है। वो जब भी अपने दादी माँ के बारे में सोचते हैं, लेखक की आंखों के सामने वो गांव के दृश्य आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दादी माँ गांव में ही रहती थी और लेखक बाहर शहर में पढ़ने के लिए आए थे। तो लेखक अपने गांव का चित्रण ऐसे करते हैं, एक गांव का दृश्य आप समझ सकते हैं कुआर के दिनों में, ठीक है। वो कुआर के दिनों की बात करें। कुआर एक महीना है बच्चों हिंदी में, ठीक है। आप उसको सितंबर अक्टूबर का पीरियड समझ सकते हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश में 12 महीने हैं तो जनवरी के लिए एक महीना है, हिंदी में फरवरी के लिए एक महीना है, नहीं। हिंदी में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं आपको ये चार्ट दिखा के समझाता हूँ। हाँ, ये देखो, जैसे कि हम चैत्र महीने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि चैत्र जो कि हिंदी का मास है या हिंदी का महीना है, उसके लिए इंग्लिश में भी कोई एक ही महीना होगा। मार्च और अप्रैल, इन दोनों महीनों के बीच नहीं, इन दोनों महीनों के समय चैत्र का महीना चलता है, ठीक है। कैसे? 15th ऑफ मार्च से लेकर के 15th ऑफ अप्रैल तक चैत्र का महीना चलता है ना। तो ये थोड़ा अलग तरीके से इसका कैलकुलेशन चलता है। यूजुअली आप सोचते हैं कि चैत्र एक महीना है, तो यहाँ पे मार्च अप्रैल 2 महीने कैसे दिए हैं? चैत्र मार्च को कहते हैं या अप्रैल को कहते हैं? इन दोनों के पीरियड के, इन दोनों के बीच के पीरियड को चैत्र कहते हैं, है ना। कि इन दोनों महीनों का आधा आधा हिस्सा मिलकर के चैत्र को बनाता है। देखिए, हिंदी में हम 30 या 31 के हिसाब से महीने नहीं गिनते, हम ऋतुओं के हिसाब से महीनों को गिनते हैं, सीजन्स के हिसाब से या पूर्णिमा और अमावस के हिसाब से, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक क्वार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वार तो नहीं दिखेगा, पर क्वार और अश्विन एक ही होता है ना। अश्विन माह की, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के बीच के समय की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये वो समय होता है जब झमाझम धुआंधार बारिश हो चुकी होती है, और अब बारिश का मौसम एक तरीके से बीत रहा होता है। पूरी तरह से बीत नहीं गया है, पर धीरे धीरे बीत रहा होता है, ठीक है। तो लेखक कुआर के दिनों में अपने गांव के बारे में सोचते हैं। कुआर के दिनों में जबकि बारिश हाल ही में हुई होती है, तो चारों तरफ पानी भरा होता है गांव के, ठीक है। चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा होता है। हिलोरे लेने का क्या मतलब है कि पानी ऊपर आगे पीछे हो रहा होता है ना। कि पानी स्थिर नहीं है, ठीक है। पानी हिलोरे ले रहा है। हालांकि ये नदी नहीं है कोई, पर फिर भी अगर कोई पानी किसी गड्ढे में भी है तो भी लोग गुजरते रहते हैं रास्तों से, क्योंकि गांव में तो रास्तों में पानी भर गया है, तो पानी ऊपर नीचे हिलोरे लेता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। और उसके बाद दूर के सिवान से बहकर आए हुए, सिवान एक जगह का नाम है बच्चों, ठीक है। जैसे कि जो लोग बच्चे यूपी बिहार से होंगे उनको ये बात बेहतर पता होगी। सिवान जैसे गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, है ना, बलिया, मैरवा, देवरिया, ये सारी जगहों के नाम है, जिले के नाम है। तो सिवान भी एक जिले का नाम है, ठीक है। तो कहते हैं दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये मोथा है, ठीक है। जिसके ऊपर ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के पेटल्स जैसे दिख रहे हैं ना आपको, ब्राउन कलर का ऊपर ऊपर इसके, है ना, स्टेम्स के ऊपर, इनके इनके तनों के ऊपर। तो ये मोथा है। मोथा एक घास होता है, ठीक है। ये घास जो है ये पानी के आसपास ही उगती है। इसको समुद्र या नदी नहीं चाहिए, कहीं छोटा सा गड्ढा भी हो जाए ना तो भी वहां आसपास जो हरी हरी घास उगती है उसको हम मोथा कहते हैं। तो मोथा का जिक्र किया गया है। और साई की अधगली घासें, ये जो डंडियां आपको दिख रही है ना, ये साई के पौधे होते हैं, इनको घास भी कहा जाता है, ठीक है। अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, ये बनप्याज है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, प्याज है, व्हाइटिश कलर का जो ये होता है, और इसको हम घेऊर बोल सकते हैं, या दरअसल ये भी बनप्याज ही है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये व्हाइट कलर का जो है, ठीक है। इनकी जड़ें व्हाइट कलर की होती है और ये प्याज से छोटे होते हैं साइज में। आपको ये इतना इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैंने इमेजेस डाल दिए।
तो ये क्यों कहा गया है कि ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्वार के महीनों में फेमस है। जैसे गर्मी का मौसम आम के लिए फेमस है, उसी तरह से क्वार का या अश्विन का महीना जो है वो फेमस है इन सारी घासों के लिए। तो पानी से बहकर की ये सारी चीजें जो हैं मतलब आ जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अधगली घासें, अधगली कैसे कि ये पानी में बह करके आ रही हैं, ये पानी के आसपास ही उगती हैं। आप बैकग्राउंड में पानी देख सकते हैं, तो पानी जब बहता है तो थोड़ी मोटी घासें टूट के आ जाती है, तो ये आधी गीली हो चुकी है तो पानी के साथ गलने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। तो घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में मतलब होता क्या है बच्चों कि ये सब जो है पानी में गल के आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पानी में मानो ये कहीं ना कहीं फैला हुआ है, ठीक है। तो होता ये है कि अब ये वो महीना है अश्विन का या क्वार का, क्वार याद रखिए क्वार पाठ में यूज किया गया है, या अगर आपको नहीं याद आता आप अश्विन भी लिख सकते हैं, कोई टीचर उसको गलत नहीं करेगा। तो क्वार का जो महीना है ये वो महीना है जब बारिश का मौसम बीत रहा होता है और दूसरा मौसम आ रहा होता है, ठीक है। तो धूप निकलनी थोड़ी शुरू हो जाती है। बारिश के मौसम में धूप का स्कोप बहुत कम होता है, पर अभी धूप निकलती है तो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता है, तो एक अजीब सी गंध निकलती है, एक अजीब सी खुशबू निकलती है इन चीजों में से। एक तो ये सारी जो घासें हैं जो पानी से बह के आई होती है गांव में, ये कहीं ना कहीं पहले ही गल चुकी होती है पानी की वजह से, ऊपर से धूप की गर्मी की वजह से एक अलग ही मतलब गंध इनके अंदर से आ रही होती है। तो लेखक के मन में ये सारी चीजें आ रही होती है, उनके गांव के दृश्य, उनकी गांव की वो खुशबू, ये सारी चीजें लेखक के सामने आ रही होती है क्वार के महीने की। अब लेखक क्वार के महीने को इमेजिन क्यों कर रहे हैं, उसी की कल्पना क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि क्वार के महीने में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है, एक ऐसी घटना हुई होती है उनके साथ जो उनके और उनके दादी माँ के बॉन्ड को दर्शाती है कि उनके बीच में कितने गहरे और प्रेम भरे संबंध थे, ठीक है। अब लेखक ने गांव जो कि चारों ओर पानी भरा है उसके बारे में सोचा, खुशबू को इमेजिन किया। खुशबू मतलब वो लड़की नहीं, खुशबू मतलब वो गंध, ठीक है। बच्चे कुछ भी पकड़ लेते हैं और नहीं तो अब लेखक इसकी कल्पना करते हैं। वो कल्पना नहीं कर रहे, ये सच है, पर अभी क्योंकि वो गांव में नहीं है तो फिर वो इमेजिन कर रहे हैं कि गांव में क्या क्या होता है। तो अब उनकी कल्पना में ये आ रहा है कि क्योंकि बारिश हुई थी अभी अभी, तो गड्ढों में बच्चे पानी में कूद रहे हैं। नदी तालाब में नहीं कूद रहे, वो गहरा होता है, पर जैसे कहीं कहीं गड्ढा है उसमें पानी भर गया है बारिश का, तो उसमें बच्चे जो है कूदते हैं। उसको पाठ में झाग भरे जलाशय के नाम से संबोधित किया गया है या उस नाम से एड्रेस किया गया है। झाग भरे क्यों बच्चों, जब पानी में आप छपाक से कूदते हैं ना ऊपर से, तो बबल्स उठते हैं। तो आप जितनी ज्यादा बार कूदेंगे, जितने ज्यादा लोग कूदेंगे, जितनी ऊंचाई से कूदेंगे, उतने ज्यादा बबल्स होंगे। तो वो बबल्स झाग की तरह होते हैं एक तरीके से। तो बच्चे हमेशा कूदते ही रहते हैं, एक कूदता है तो दूसरा कूदता है, फिर जैसे तीसरा कूदता है तब तक पहला वाला बाहर निकल चुका होता है, फिर वो भी कूदता है। तो बच्चे लगातार कूदते रहते हैं, तो पानी में मतलब इधर उधर बबल्स होते ही रहते हैं। तो इसलिए उसको झाग की तरह दिखता है वो दूर से, कि झाग भरे जलाशय। जलाशय यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसने जल को आश्रय दिया हो, मतलब कोई भी ऐसा गड्ढा हो, ठीक है। तो झाग भरे जलाशय। अब लेखक सब कुछ त्याग सकते हैं, सभी मौसम के हर सुख को वो छोड़ सकते हैं, व्यंजन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर लेखक कभी भी इन क्वार के दिनों में इन गंधपूर्ण जलाशयों में कूदने का सुख नहीं छोड़ सकते। गंधपूर्ण क्यों, क्योंकि ये नदी नहीं है ना, नदी बहती रहती है तो गंदी नहीं होती है, क्योंकि गंदगी आगे निकल जाती है और नदी के तटों पे आ जाती है। नदी बीच में हमेशा साफ होती है। हाँ, अगर आप जबरदस्ती उसमें फैक्ट्री वगैरह का गंदा डालोगे तो बात अलग है, तब तो बीच में भी गंदी होने की संभावना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नदी तो नहीं है, ये गड्ढे हैं। अब गड्ढे में क्या है, मिट्टी है, कीचड़ है ना, तो इससे ये गंध से भरे हैं। लेकिन बच्चों को, जैसे इन बच्चों को देखिए कितने हंस रहे हैं, बच्चों को यही पसंद आता है, ठीक है। वो उसमें छप छप कूदते हैं और खेलते हैं, ठीक है। अब पाठ में इस चीज को इस तरीके से दर्शाया गया है कि भले ही लेखक को बाकी मौसमों में कुछ ना करने के लिए मिले, जैसे आषाढ़ में उनको आम या जामुन ना मिले, उनको चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। बच्चों ये सारी जो चीजें ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
ये आप पाठ को आराम से समझे इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि उनको आषाढ़ में आम जामुन ना मिले, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले, कोई अफसोस नहीं है। मतलब बाकी मौसम भी अपने अपनी चीजों की वजह से फेमस है, अगर उनको ना मिले तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्वार के दिनों में इन गंधपूर्ण जलाशयों में कूदने का मौका ना मिले तो लेखक को बहुत बुरा लगता है। सिर्फ लेखक को नहीं, बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों को ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, ठीक है। अब पाठ आगे दरअसल इस तरीके से बढ़ता है कि एक दिन क्या होता है कि क्वार में लेखक अपने गांव गए होते हैं, ठीक है, अश्विन महीने में, अराउंड सितंबर में। तो होता क्या है कि एक दो दिन तो वो भी इन गंधपूर्ण जलाशयों में कूदते हैं, अपने गांव के दोस्तों के साथ बहुत मौज मस्ती करते हैं। लेकिन उसके बाद एकदम से लेखक की तबीयत जो है वो एकदम से खराब होने लगती है। पाठ में क्या टर्म यूज किया गया है, इस बार लेखक को ज्वर चढ़ा। ज्वर चढ़ने का ये मतलब होता है कि आपका शरीर जो है वो पाला होने लगता है। देखो, आपकी तबीयत या बुखार भी दो तरीके से आपको आ सकता है। एक तो ये है कि आपकी बॉडी की हीट बढ़ेगी, और एक ज्वर चढ़ना हम इसको बोलते हैं कि शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लगता है, बहुत ज्यादा ठंडा भी पड़ सकता है शरीर आपका, ठीक है। तो ये ज्वर चढ़ता है ना, तो थोड़ी परेशानी होती है। तो लेखक को हालांकि छोटा मोटा अगर बुखार या ज्वर होगा तो लेखक को ये चीजें पसंद आती थी, मतलब उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि हमेशा उसका कोई ख्याल रखने वाला होता था। अगर आप लोग भी अपने गांव में जाते हैं तो गांव में बड़ा परिवार होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं ख्याल रखने के लिए। तो लेखक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ी मोड़ी तबीयत खराब होती तो लेखक को ऐसे जलाशयों में कूदना, पानी में कूद के मस्ती करना इतना पसंद था कि थोड़ी मोड़ी तबीयत खराब होती तो वो फिर भी जाके कूदता। लेकिन इस बार ज्वर चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लिया, और लेखक जो है वो रजाई पे रजाई ओढ़ते रहे, ठीक है। ये वो वाला बुखार नहीं है जब आपकी बॉडी की हीट बढ़ेगी। अभी क्या होता है बच्चों की, ज्वर चढ़ रहा है मतलब कि बॉडी ठंडी पड़ रही है, तो ठंड लगने लगती है बहुत ज्यादा लोगों को, ठीक है ना। तो फिर वो रजाई पे रजाई ओढ़ रहे हैं लेखक, है ना। लेखक की दादी माँ जो है अब उनका बहुत ध्यान रखती है, ठीक है। क्योंकि अब लेखक को इतनी ठंड लग रही है तो लेखक तो रजाई ओढ़ के सो ही रहे होते हैं आराम से, ठीक है। एक रजाई पे दो रजाई, वो कितनी भी रजाई ओढ़ते हैं उनको ठंड लगने लगती है, ठीक है। फिर लेखक की दादी माँ जो है वो उनका ख्याल रखती हैं ऐसे समय में। अब लेखक यहाँ से, ये एक रीजन है जिसकी वजह से लेखक ज्वर के महीने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये वो महीना है, सॉरी ज्वर नहीं, ज्वर तो बुखार को कहते हैं। लेखक क्वार के महीने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये वही महीना है जो लेखक और उनकी दादी माँ को बहुत नजदीक लेकर के आता है। क्योंकि उनकी दादी माँ ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। जब वो बहुत बीमार हुए तो वो हमेशा उनके आगे पीछे रही, और लेखक ने कैसा विवरण किया है अपनी दादी माँ के लिए कि पतले दुबले स्नेह से सना शरीर, कि वो शरीर चमड़े से सना नहीं है, चमड़े से बना नहीं, स्नेह से सना है। स्नेह यानी कि मतलब अफेक्शन आप कह सकते हैं, कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना तो स्नेह होता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। एक बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग, उसको स्नेह बोलते हैं। सफेद किनारीहीन धोती, धोती को बच्चों किनारीहीन क्यों कहा गया है? धोती में किनारे होते हैं, ठीक है, पर आपको ये बात समझनी चाहिए कि धोती को जब आप पहनते हैं तो आप उसको गोल गोल घुमा करके पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता। तो धोती को इस शेप में पहनती है उसकी दादी माँ, या कोई भी धोती को इस शेप में पहनेगा कि उसका किनारा आपको दिखेगा ही नहीं। धोती अगर आपको ही पहननी हो तो आप कैसे गमछी की तरह उसको कमर में लपेट लेंगे, है ना। तो अब आपने गोल गोल लपेट लिया है तो किनारा कहाँ दिखेगा आपको उसमें। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अक्सर कपड़े किनारों से अलग कलर के होते हैं, पर इनकी धोती एकदम वाइट रंग की थी, क्योंकि लेखक के दादाजी जो हैं उनका देहांत हो चुका था। और भारत में ऐसी परंपरा है कि जो विधवा है वो ज्यादातर श्वेत, पूरे पूरे ना सही पर ज्यादातर पूरे श्वेत कपड़े पहनते हैं शोक में, ठीक है, अपने पतिदेव के या फिर जो भी उनका लाइफ पार्टनर है उसके लिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि लेखक कैसे चित्रण करते हैं, पतले दुबले स्नेह से सना शरीर, सफेद किनारेहीन धोती। अब दादी माँ आते ही लेखक को छूती हैं शरीर का तापमान लेने के लिए, अपने आंचल से किसी चबूतरे की मिट्टी निकाल के लेखक के माथे पर लगाती हैं। अब इसका क्या रेलेवेंस है? देखो बच्चों, ये गांव की कहानी है, वहां पे सब लोग विदेशी दवाइयों पे विश्वास नहीं रखते। वहां पे लोग थोड़ा टोटकों पे या फिर पूजा पाठ में, आस्था आध्यात्म में विश्वास रखते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी अच्छा पेड़ होगा जिसके आसपास पूजा होती है, ठीक है,
लोग पेड़ों की भी पूजा करते हैं अलग अलग देवता मान करके उनको, तो उस पेड़ को प्रणाम करके उनकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेके आते हैं और लगा देते हैं। इससे बहुत मदद मिलती है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, पर वो कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, की ये आपके मानने के ऊपर है। और कहीं ना कहीं कुछ तो होता होगा कि क्योंकि लेखक की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है, तो वो अपने आंचल में, मुट्ठी में आंचल में लेकर के आती है, ठीक है, मिट्टी निकालती है और लेखक के माथे पर लगाती है। और वो दिन भर चारपाई पे बैठ करके नीचे, लेखक पलंग पे सो रहा होता है पर वो नीचे चारपाई पे बैठ करके लेखक की सेवा करती हैं, है ना, एक तरह से, और लगातार करती ही रहती हैं। फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो पंखा झालती हैं लेखक को। लेखक की जो दादी माँ है वो लेखक के लिए दालचीनी का लेप भी लगाती थी उनके सर के ऊपर, ठीक है, कि लेखक जो है उससे बुखार में या जब ज्वर वगैरह चढ़ता है तो आराम रहता है, ठीक है। तो वो लेखक की चिंता में ही मग्न रहती थी हमेशा। उनके लिए गर्म पानी का बंदोबस्त होता था क्योंकि उनको ठंडी लग रही है अभी, तो गर्म पानी से नहाते थे, मूंग की खिचड़ी खाते थे, और कहीं कोई बाहर से उनके कमरे में ना आ जाए, इसकी भी उनको बहुत चिंता रहती थी। बच्चों, गांव में इस बात की भी मान्यता है कि किसी बीमार के कमरे में किसी को भी बाहर से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए सही नहीं है। तो लेखक की दादी माँ उनकी बहुत चिंता करती थी। वो पचासों किस्म की दवाइयों के नाम याद रख सकती थी। ये विदेशी दवाई नहीं है, पैरासीटामोल हो गया या फिर सैरिडॉन हो गया, है ना, ये विदेशी दवाई, या रिवाइटल है, विदेशी दवाई नहीं। औपचारिक जो है, एक तरह से आयुर्वेदिक या होम रेमेडीज आप कह सकते हैं, जैसे दालचीनी का लेप लगाना हो गया, या फिर अगर कुछ होगा तो फिर ये लगाना, ये खिलाना, लौंग, अदरक, ऐसे घरेलू नुस्खे जो हैं, इन सभी दवाइयों के, घरेलू नुस्खे से बनाए जाने वाली दवाइयों के नाम लेखक की दादी माँ को याद रहते थे। तो ये एक तरह से वैद्य थी लेखक की दादी माँ गाँव के लिए। गाँव में भी यदि किसी को कुछ परेशानी हो जाती थी तो दादी माँ ही उनका उपचार करती थी। वो उनकी नाड़ी को छू करके, नाड़ी यानी कि उनकी नाभि जो होती है उसकी, उनकी नाड़ी को छू करके, उनके शरीर को टो करके, है ना, उनकी आंखों को देख करके, किसी भी तरह की अगर उनको समस्या लगती थी तो वो बात बड़े स्पष्टता से दादी बता देती थी, ठीक है। दादी जी की एक और बात जो लेखक को आकर्षित करती थी, कि दादी जी को सफाई बड़ी पसंद थी। मतलब वो गंदगी उनसे देखी नहीं जाती थी। जैसे जब लेखक भी बीमार थे तो अगर कभी लेखक के चादर या कंबल नहीं बदले जाए, है ना, या उनके कमरे में कहीं पे थोड़ी सी गंदगी हो जाए, है ना, या फिर दवा लाने में थोड़ी सी देर हो जाती थी, तो दादी माँ बड़ी गुस्सा करती थी कि एक तो वो पहले से बीमार है, तुम लोग उनका ख्याल नहीं रख रहे। इसमें दो कारण है। एक कारण तो ये है कि लेखक की दादी माँ को ऐसे भी साफ सफाई बहुत पसंद थी। दूसरी, वो अपने पोते से प्रेम करती थी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि एक तो ये बीमार है, ऊपर से इनकी चादर नहीं बदली जा रही है अभी तक, इनका खाना नहीं लाया गया, दवाई नहीं लाई गई अभी तक, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाती थी। लेखक को आज भी कभी कभी बुखार आता है, लेखक ही खुद कहते हैं, पर अब उनका मन उस बुखार को बुलाने का नहीं करता। पहले ऐसा था कि लेखक को बुखार आता था थोड़ा मोड़ा तो लेखक खुश हो जाते थे कि गांव में जाएंगे, मतलब गांव में ही है अगर, तो दादी माँ उनकी सेवा करेंगी, दादी माँ उनकी तबीयत ठीक करने में मदद करेंगी। अब वो आराम से लेटेंगे, उनको खाना पीना सब मिल जाएगा, और दादी माँ के स्नेह भरे हाथों से वो ठीक हो जाएंगे। पर अब दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो आज लेखक का मन नहीं करता, क्योंकि अब वैसा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। हालांकि लेखक ये पाठ में खुद लिखते हैं कि अगर आज भी उनकी तबीयत खराब हो जाए तो वो तुरंत डॉक्टर बुला सकते हैं, है ना, है ना, कि लेखक को अगर आज भी बुखार आ जाएगा तो भी लेखक के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, कि उनके चादर और मतलब उनके जो नौकर हैं वो उनको पानी दे जाएंगे, उनके मेस वाले जो हैं उनको खिचड़ी साबूदाने की, मूंग की पका देंगे, डॉक्टर साहब आके उनका इलाज कर देंगे। और पाठ में लिखा गया कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई। कुनैन मिक्सचर आप एक दवाई का नाम है, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल दवाई जो है वो बुखार के लिए दी जाती है, सैरिडॉन दर्द के लिए दी जाती है, सिर दर्द के लिए, उसी तरह से आप ये मान सकते हैं। ये नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, पर पाठ पढ़ते वक्त आप बेचैन ना हो जाए और आपको ऐसा ना हो कि एक वर्ड की वजह से स्टोरी नहीं समझ में आए। कुनैन मिक्सचर की शीशी एक तरह से आप मान सकते हैं दवाई की शीशी है, जो बुखार आता है तो डॉक्टर देते हैं।
अब पाठ में लिखा गया है कि उस शीशी का ही डर इतना है कि वो शीशी पीने से पहले ही लेखक का बुखार भाग जाता है। और एक कारण ये भी है कि लेखक को अब बुखार बुलाने का मन नहीं करता, क्योंकि आज भी उनकी सेवा होगी। लेखक गरीब नहीं है, उनके पास नौकर है। आज भी उनके कंबल चादर बदल दिए जाएंगे, आज भी उनको खाना मिलेगा, आज भी डॉक्टर की दवाई मिलेगी, लेकिन वो स्नेह नहीं मिलेगा, वो प्रेम नहीं मिलेगा जो दादी माँ से उनको मिलता था। ठीक है, अब पाठ जैसे आगे बढ़ता है तो पाठ में ये लिखा गया है कि उनके बड़े भैया किशन भैया जो है, उनकी शादी ठीक हो जाती है और दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो दिन भर गायब रहती थी सारा काम करने के लिए, शादी ब्याह का घर है ना। तो आस पड़ोस की औरतें जो दादी माँ की मित्र थी, सहेलियां थी, वो भी आके पूछती थी, बहन जी आप तो दिखते नहीं है। तो दादी माँ यही कहती थी कि बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी कि जहाँ पे काम हो बहुत सारा, ठीक है। परोजन शुभ काम को बोलते हैं, शादी से जुड़ा कोई भी काम शुभ काम माना जाता है। कार परोजन का घर ठहरा, तो एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। ठीक है, कि दादी माँ कहती थी कि सब काम मेरे को ही अपने हाथ से करना पड़ता है, मैं नहीं करूंगी तो काम होगा ही नहीं। जबकि आसपास के गांव के लोग और दादी माँ की दोस्त भी जानती थी, सहेलियां भी जानती थी कि दादी माँ खुद कुछ नहीं करती, पर उनकी उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि दादी माँ को अनुभव है जीवन का। वही बताती हैं कि इस काम को इस तरीके से करो, उस काम को उस तरीके से करो, ये ऐसे नहीं वो वैसे होना चाहिए, इनको न्योता भेजो, इनको मत भेजो, ये ऐसे करो वो वैसे करो, इससे बात कर लो उससे बात कर लो इस काम के लिए। तो दादी माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। और पाठ में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति होती थी, या जैसे कहीं कोई काम हो रहा है शादी से रिलेटेड और वहाँ पे दादी माँ नहीं है, तो उस काम में डीले हो जाता था, क्योंकि लोगों को अब आदत पड़ जाती थी उनसे पूछ के काम करने की, और वो तो वहाँ है नहीं। लोगों को इस बात का भी डर रहता था बिना पूछे करेंगे और कुछ गलत हो गया तो दादी माँ गुस्सा करेंगी, है ना। और एक रीज़न ये भी था कि उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये शायद परिवार में पहली शादी थी किसी लड़के की। तो इसलिए लोग दादी माँ से हमेशा पूछ के ही काम करते थे, इसलिए दादी माँ की अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। पाठ में लिखा गया है कि दादी माँ नहीं होती तो विलंब यानी कि देर हो जाती थी काम करने में। फिर एक दिन की बात है कि लेखक जब दोपहर में अपने घर से अपने घर लौट रहे थे बाहर से, तो बाहरी निकासर पे देखते हैं। निकासर यानी कि एक तरह से चौखट घर की, वहां देखते हैं वो कि दादी माँ किसी पर बिगड़ रही होती है, यानी कि किसी पे गुस्सा कर रही होती है। तो देखते हैं पास जाकर के, तो कोने में रामी की चाची खड़ी होती है दुबक करके, ठीक है ना। दरअसल बच्चों प्रसंग ऐसा है कि मतलब इंसिडेंट ऐसा है, स्टोरी ऐसी है कि रामी की चाची ने लेखक की दादी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे, और बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी उन्होंने वो पैसे चुकाए नहीं। ब्याज तो छोड़िए, जो पैसे लिए थे वो भी वो चुकाती नहीं है। तो इसलिए दादी माँ उन पे गुस्सा होती है और कहती हैं कि सोना होगा धन्नो, रुपए मुँह सूद के आज दे दे, है ना। कि जितना भी रुपया मैंने तुमको दिया है वो सब सूद के मतलब ब्याज के सहित जो है गिन चुन के सब मेरे को दे दो। तुम्हारी आंखों में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय तो आ गए थे और अभी फिर पैसा दे नहीं रही हो, ठीक है। और कह रही है आजकल आजकल फसल में दे दूंगी, है ना। अब तुम्हारे लिए अलग फसल थोड़ी कटेगी। अब गांव में खेती बाड़ी के अलावा उस समय लेखक बहुत पुराने जमाने के लेखक के शिव प्रसाद सिंह जी, मतलब वो आपके पैदा होने से भी पहले के लेखक है, तो उनकी दादी तो उनसे भी पहले की होंगी। तो ये उस समय की बात है जब गांव में ज्यादातर लोग खेती गृहस्थी पर निर्भर करते थे बच्चों। तो अब जब फसल कटती थी, वो फसल आप मंडी में ले जाके बेचोगे तभी तो पैसे आएंगे ना। तो रामी की चाची यही कह रही थी कि जैसे शायद उनका नाम धन्नो था, तो रामी की चाची यही कह रही थी कि फसल कट जाएगी तो फिर मैं चुका दूंगी, पर वो बोल रही थी इतना समय हो गया अब तुम्हारे लिए कोई खास फसल कटेगी क्या। तो रामी की चाची का यही कहना था कि मालकिन मैं दे दूंगी, मेरी लड़की का ब्याह है, ठीक है, बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो क्या उसका निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी कि उसका कल्याण कैसे होगा, उसका भला कैसे होगा। और फिर वो दादी माँ के पैर पकड़ने वाली थी, लेकिन दादी माँ उसको गुस्सा करके हटा देती है, हट हट अभी अभी नहा के आई हूँ, और दादी माँ पीछे हट गई। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दादी माँ का व्यवहार अचंभित करेगा, सरप्राइज करेगा कि एक ऐसी औरत जो इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि वो अपने पोते का इतना ख्याल रखती है ना। घर में हर काम जो है उसमें अपनी सहमति देती है ना। एक स्नेह की मूर्ति, लेखक कैसे डिस्क्राइब करते हैं उनको, स्नेह की मूर्ति,
और सफेद किनारेहीन धोती, है ना, पहन करके उनकी दादी माँ रहती थी। तो पर वो उनको मना कर देती है, और तभी ये सब हो रहा होता है तो लेखक को दया आ जाती है रामी की चाची पे, क्योंकि वो रो रही होती हैं। कोई भी महिला रोएगी तो किसी को भी तो बुरा लगेगा ही। तो लेखक कह देते हैं जाने दो, बेचारी गरीब है, बाद में दे देगी। तो दादी माँ लेखक पे भी बिगड़ जाती हैं। वो कहती हैं चल चल, चला है समझाने और उनको भी भगा देती है। तो पाठ में ऐसा होता है कि लेखक चुपके से आंगन की ओर चला जाता है। फिर कई दिन बीत जाते हैं, लेखक भूल चुका होता है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो एक दिन क्या होता है कि रास्ते में उसको रामी चाची मिल जाती है। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नहाओ की मतलब तुम्हारे पौत्र परपौत पोते परिवार तुम्हारा सब फले फूले, और दूधो नहाओ, दूध में नहाओ, यानी कि बहुत पैसा आए। दूध में तो पैसा वाला ही नहाएगा ना, पानी में तो कोई भी नहा लेगा। मतलब कि तुम्हारा परिवार खुश रहे और बहुत समृद्धि हो, मतलब पैसे की नहीं, सिर्फ हर तरह से समृद्धि हो, ठीक है। तो फिर वो पूछता है लेखक कि अरे क्या बात है। मतलब उनको तो फिर याद आ जाता है कि दादी माँ तो इनको डांटा था। फिर वो कहती हैं कि तो धन्नो धन्नो ही नाम होता है उनका, रामी की चाची का। तो बोल पूछता है लेखक कि धन्नो चाची क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है उरिन हो गया ही बेटा। उरिन यानी कि सूरज उदय हो गया, यानी कि वो कहते हैं ना जब आपके लिए कोई बहुत अच्छा हो गया कुछ, तो आप कहते हैं उरिन हो गया, कि सूर्य उदय हो गया। सूर्य जो है, देखो वो प्रकाश के साथ आता है, और प्रकाश को सुख का प्रतीक माना जाता है, और अंधकार को दुख का। तो इसलिए जब कोई कहता है ना कि अरे ये तो सुख का सूर्य हो गया, कि सूरज जो है वो हमेशा हैप्पीनेस के साथ आता है, तो उरिन हो गया यानी कि वो बहुत खुश हो गई, ठीक है। और वो बोलती हैं कि भगवान भरा कर ले हमारी मालकिन का, यानी कि लेखक की दादी माँ का, कि वो कल ही लेखक की दादी माँ उनके घर आई थी, उनके पीछे का सब रुपया छोड़ दिया, कि अब जो उधार लिया था वो मत दो, जाने दो, ऊपर से 10 रुपए का नोट और दिया। ये मेरे और आपके पैदा होने के भी पहले की बात है बच्चों। तब 10 रुपए की बहुत कीमत थी, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 5,000 तो मेरा अनुमान है हो गई। तो वो 10,000 रुपये या 10,000 भी हो सकता है, वो 10 रुपये उनको देती है, 10 रुपये का नोट, और बोलती है कि देखो धन्नो, जैसी तुम्हारी बेटी वो वैसी मेरी भी बेटी है, 5-10 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो। कि कहीं लोग ये ना कहे कि मतलब कुछ पैसों की कमी की वजह से तैयारियों में कमी हो जाए, ठीक है। तो फिर लेखक पूछते हैं उस रोज तो आपको बड़ी डांट रही थी। तो रामी की चाची कहती हैं कि अरे बड़ों का तो काम ही है डांटना, हम पैसे ले और डांट भी ना खाए तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। फिर लेखक एक और प्रसंग की व्याख्या करते हैं जब किशन भैया की विवाह की बात होती है। ठीक है, तो बच्चों शादी से पहले दरअसल एक शादी की तैयारियां ही हो रही होती है। तो शादी से 4-5 दिन कुछ एक ऐसी रस्म होती थी गांव में उस वक्त, कि वो लोग एनैक्ट करते थे। एनैक्ट यानी कि एक तरह से वो लोग शादी में जो जो चीजें होती हैं उसकी उसको उसकी नौटंकी करते थे एक तरह से, है ना। कि जैसे शादी में ब्याह हो गया, उसके बाद फिर ब्याह के बाद जो भी रस्में होती है, वो रस्में जो होती हैं उन सब के बारे में वो लोग बात करते थे यानी कि मतलब रोल प्ले होता है ना, नाटक करते थे कि कोई दूल्हा बनेगा, कोई दुल्हन बनेगी, झूठ मूठ की शादी होगी, झूठ मूठ की बारात आएगी। उसके बाद शादी के बाद मतलब शादी से लेकर के पुत्रोक्ति तक, पुत्रोक्ति यानी कि कोई बेटा हो जाए तब तक, ठीक है। तो ये सब कुछ उसमें दिखाया जाता था, और ये सब कुछ औरतें ही करती थी। ऐसे तो दुल्हन औरत हो सकती है, पर दूल्हा तो किसी लड़की को होना चाहिए, पर नहीं, ये औरतों की रस्म थी। तो दूल्हा भी औरत कोई बनती थी, दुल्हन भी कोई औरत बनती थी, कोई भी बन सकता है। ये मतलब खेल खेल में ही बस ऐसी एक रस्म है, ठीक है, कि आप शादी को एनैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, और ये कोई भी कर सकता है, पर ये सिर्फ लेडीज ही करती थी, ये गांव की परंपरा थी, ठीक है। तो लेखक के जो बड़े भाई थे, तो यानी कि किशन भैया, वो दालान में सो रहे थे। दालान बेसिकली मतलब जहाँ पे ये सारा नौटंकी हो रही थी, उसी के पास में, उसी के घर के अंदर वो दलान पे सो रहे थे, ठीक है। तो होता ये है कि लोगों ने इसके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई, क्योंकि बेसिकली ये जो रस्में होती हैं ये मर्दों के देखने के लिए नहीं होती हैं। मतलब जब भी घर में ऐसी कोई रस्म होती है तो या तो अलग जगह पे हो रही होती है, या जब तक ये रस्म चल रही होती है घर के जितने भी पुरुष हैं वो घर के बाहर आ जाते हैं, या घर के किसी और कोने में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी रस्म है जो सिर्फ औरतें ही करती हैं। शादी में भी ऐसी कुछ रस्में होती हैं
जो सिर्फ औरतें ही करती हैं। कुछ कुछ आप शायद मेहंदी की रस्म कह सकते हैं कि शायद जैसे औरतें ही करती हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, पर पाठ में ऐसा ही है कि इस रस्म में पुरुषों की उपस्थिति नहीं होती थी, और लेखक के बड़े भैया तो पुरुष ही थे। तो फिर वो औरतें आपत्ति करती हैं कि ये तो यही है, लेकिन दादी माँ फिर गुस्सा करती हैं। वो हमेशा अपने पोतों से बहुत प्रेम करती थी। वो कहती थी कि नहीं, लड़के और ब्रह्मा का मन एक ही जैसा है। देखो बच्चे, इसका रीजन ये है कि हम कहते हैं ना पुरुष स्त्री, पुरुष शब्द का मतलब होता है परमात्मा का अंश, और परमात्मा तो स्वयं ब्रह्म जी है ना, जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, जिन्होंने संसार को बनाया है, इस दुनिया को, है ना। तो इसलिए ऐसा आप कह सकते हैं कि हालांकि हर लेडीज को भी ब्रह्म जी ने ही बनाया है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म जी जो है वो हर लड़के के अंदर बसते हैं। और जो माता जी हैं, ठीक है, आप चाहे किसी भी माता में विश्वास रखते हो, पार्वती मैया में, लक्ष्मी माता में, माताओं का वास जो है वो औरतों के अंदर होता है, और ब्रह्म जी का वास जो है वो पुरुषों के अंदर होता है। तो इसलिए वो कहती हैं कि अरे लड़के और ब्रह्म का मन एक समान होता है, लड़के से क्या पर्दा, ठीक है। और तभी होता ये है कि वही पास में चारपाई पे लेखक भी सो रहे होते हैं चादर ओढ़ के। तो ये सब सुन के लेखक को हंसी आ जाती है अचानक से। वो रोकने की कोशिश करते हैं, पर हंसी एकदम से आ जाती है, और भेद जो है उनका खुल जाता है। तभी देबू की माँ जो है उनकी चादर खींच लेती है और कहती है, अरे ये कौन सोया है, बताओ, बच्चा रो रहा है, कहीं दूध तो पिला दूं। फिर वही हाथापाई शुरू हो जाती है। तो दादी माँ फिर बिगड़ जाती है, लड़के से क्यों लगती है, लड़के से क्यों लगती है, यानी कि लड़के से क्यों लड़ रही है। तो ये सारी है। तो एक दिन रास्ते में देबू की मम्मी फिर उनको मिलती है, तो लेखक फिर चिल्लाते चिढ़ाते हैं उनको, कल वाला बच्चा भाभी, और जोर से डर के मतलब भाग जाते हैं कि उनकी देबू की माँ कहीं पकड़ ना ले। और फिर वो दादी माँ के पास भाग करके घर में आके दादी माँ के पास आ जाते हैं। पाठ में ये भी मेंशन किया गया है कि दादी माँ इतनी अच्छी थी कि वो इतना प्यार करती थी पोतों को कि वो बीमार हो जाए तो ख्याल रखती थी, स्नेह देती थी। एक दूसरे के लिए, जिसने आपसे उधार का पैसा लिया उसका भी उधार छोड़ दो, और उसकी बेटी में योगदान दे, उसकी बेटी की शादी में 10 रुपए जैसी बड़ी रकम उस समय दे करके अपना योगदान देती थी। बस इतना ही नहीं, लेखक कभी भी अगर कुछ करके कोई गलती उनसे हो जाए और दादी माँ के यहाँ जाते थे, तो पाठ में लिखा गया उनको अभयदान मिल जाता था। अभय यानी कि क्षमादान, मतलब उनको माफी मिल जाती थी। दादी माँ के आंचल में वो हमेशा छुप जाते थे। पर आज विधि का विधान ऐसा है कि दादी माँ आज नहीं रही, ठीक है। अब पाठ जैसे आगे बढ़ता है, पाठ में दरअसल होता यह है कि लेखक के दादाजी जो हैं उनका देहांत हो जाता है। अब लेखक के दादाजी जो हैं उसके बाद से ही दादी जी जो हैं वो बहुत उदास रहने लगती थी, ठीक है। संसार उन्हें धोखे जैसा लगता था, क्योंकि दादा ने भी उनको एक तरह से धोखा दिया, क्योंकि दादाजी हमेशा यही कहते थे कि वो इनको आगे रखते थे और खुद पीछे रहते थे। यानी कि वो इनके पहले मृत्यु को प्राप्त होने की और खुद की बाद में मरने की बात करते थे। बल्कि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, कि दादाजी पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए और दादी जी अभी भी जिंदा थी। तो दादी जी जो है इसके बाद से थोड़ी सी मायूस रहने लगी थी, वो थोड़ी मायूस रहती थी, ठीक है। और इसके बाद से हालात और खराब हुए जब मुंह में राम बगल में छुरी वाले कुकुर मुत्ते वाले लोग आ गए, ठीक है। अब बच्चों देखो हुआ क्या था, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लेखक के दादाजी मर गए, तो श्राद्ध व्राद्ध में जो क्रियाक्रम करना होता है उसमें खर्चा आता है। तो दादी जी का ऐसा मानना था कि इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको जाना है वो तो जा चुका है। हम परंपराओं के साथ उनका क्रियाक्रम करेंगे, पर ऐसे 100-50 मतलब बहुत सारा पैसा खर्चा करना, बहुत भव्य तरीके से करना, ये जरूरी नहीं है। मतलब कम पैसों में भी हो जाएगा। लेकिन ये जो कुछ कुकुर मुत्ते जैसे लोग थे, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाले, इन लोगों ने लेखक के भाइयों को और लेखक के पिताजी को बोला कि अरे नहीं नहीं गए हैं तो फिर थोड़ा खर्चा वगैरह तो करिए, गाँव वाँव को खाना वाना खिलाइए थोड़ा, अभी सस्ता थोड़ी है ये सब। तो इन लोगों ने भी सोचा कि दादाजी चले, पापा मतलब लेखक के पापा के तो पापा ही लगेंगे, लेखक के दादाजी, कि ये तो नहीं रहे तो कर देते। तो इन्होंने भी खर्चा किया। अब खर्चा करने के लिए इनको थोड़ा मोड़ा उधार भी लेना पड़ा कहीं से, ठीक है। और गांव में कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, और बच्चों की पढ़ाई में पैसा लग ही रहा है, ठीक है। तो दादी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
तो पर फिर भी वो क्या करती, लेखक के पिता ने उनकी बात नहीं सुनी, अपनी मम्मी की यानी कि लेखक की दादी की, और खर्चा किया। फिर एक दिन ये होता है कि मतलब कि दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन थे, है ना, यानी कि ठंडी के दिन थे, जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठीक है, मतलब हड्डियों तक ठिठुरने लगती है, हड्डियां भी ठिठुरने लगती है, यानी कि वाइब्रेट करने लगती है ठंड की वजह से, दांत कटकटाने लगते हैं, ठीक है। तभी वो देखते हैं कि दादी माँ गीली धोती पहने एक संदूक के ऊपर एक दिया रखे हाथ जोड़ करके बैठी होती, गीली धोती, जबकि इतनी ठंडी है कि हड्डियों तक में ठंड घुस रही है। तो लेखक प्यार से उनके पास जाके चुपचाप बैठते हैं और वो देखते हैं कि दादी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर वो धीरे से बोलती है कि दादी माँ। तो ले दादी माँ आंखें खोलती हैं और वो बोलती हैं, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो फिर वो पूछते हैं कि आप रोते हो क्या? तो फिर दादी माँ हंसती है, उनको लेकर के जाती है खींच के कि तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया है। वो जबरदस्ती घसीट के रसोई में लेके जाती है और खाना दे देती हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आप कपड़े तो बदल लीजिए। तो फिर वो बोलती हैं, अब मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती। ईश्वर की चिंता में। और पता है बच्चों, जीवन बहुत बड़ा है। तो बच्चों, पाठ में दरअसल आगे ये होता है कि जब ये सब कुछ हो जाता है, दादाजी के श्राद्ध में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो एकदम एक दिन क्या होता है कि ये लोग जो हैं, है ना, लेखक और किशन भैया, लेखक के बड़े भैया, चर्चा कर रहे होते हैं कि अब किया क्या जाए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ उधार ले चुके हैं, ठीक है, और कोई और चारा है नहीं, कोई और रुपए देगा नहीं, क्योंकि आप पहले ही उधार ले चुके हो, और कईयों का पहले का हिसाब बाकी है। तो वे रोने रोने से हो गए किशन भाई। तो एकदम से दादी माँ आती है, उनके पे हाथ रखती है, बोलती है, रोता क्यों है रे, मैं तो हूं ना, क्या बात है, पैसों की दिक्कत है ना। वो जाती हैं और जिस संदूक के ऊपर एक तरह से वो दिया रख के जला रही होती है ना, उसी संस के अंदर से एक चमचमाती चीज रखी रह निकालती, किसी को नहीं पता होता है कि ये क्या है। तो वो आती हैं और बोलती हैं कि तेरे दादा ने मुझे कंगन दिए थे, और ऐसे ही दिन के लिए, इसी दिन के लिए पहनाया था कि कभी अगर बहुत मजबूरी हो तो ये कंगन जो है इसको बेच करके हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उनका गला भर आया। वो कहती हैं कि मैंने इसे आज तक कभी नहीं पहना, सहेज कर रखती आई हूँ, ये उनके वंश की निशानी है, पर क्या कर सकते हैं। देखो, और वो दादी माँ ये भी कहती हैं कि बच्चों, बड़े लोग जो हैं, पुराने लोग जो हैं, वो आगे पीछे सब सोचते हैं। तो इसमें आप इकोनॉमिक्स का भी एक लेसन ले सकते हैं कि हमेशा एक ऐसा एसेट आपको अपने पास रखना चाहिए कि मजबूरी में आप उसको यूज करके कुछ पैसे निकाल सको, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है ना कि आपको पैसों का बिल्कुल एक्सेस नहीं होता है। तो अगर कहीं से आपको पैसे मिल जाए तो आप किसी तरह से आगे जा सकते हो। तो ये चमचमाती चीज बेच करके उनका कर्ज उतर जाता है। तो लेखक को वाकई उनकी दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगती हैं। शाप भ्रष्ट यानी कि एकदम अच्छी देवी, लेकिन उनकी धुंधली छाया विलीन हो जाती है। और तभी लेखक वो पत्र खोलते हैं और उस पत्र में मोती जैसे चीटियों सी कतारें, जैसे चीटी जैसे कतार में चलती है ना, वैसे कतार यानी कि एक लाइन में चलती है ना चीटी, वैसे लाइन में चलती हुई ये लिखी होती है चिट्ठी, जिसमें सॉरी, हाँ, वो इमेज कहाँ गया, जिसमें ये लिखा होता है कि दादी माँ जो है वो अब नहीं रही, ठीक है। और लेखक को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बार बार पूछते हैं कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो बच्चों, ये है ये पाठ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पाठ समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।